मुझसे बिहार देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। इलेक्शन कमीशन ने बिहार चुनाव के लिए बजाया बिगुल। 2 मरहलों में होंगे इंतखाबात। 6 और 11 नवंबर को होगी पोलिंग। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के पहले मरहले का किया इफ्तिताह। लोग कल से मेट्रो में कर सकेंगे सफर। मेट्रो की सहूलत सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दस्तयाब। बिहार में बीजेपी ने आज से सुझाव यात्रा का किया आगाज। ये मुहिम 20 अक्टूबर तक रहेगी जारी। लोगों के मशवरों को बिहार की तरक्की के लिए दी जाएगी अहमियत। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी का सियासी हमला। आरजेडी पर लगाया संगीन इल्जाम। 24 सीटें जीतने का किया दावा। और आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बिहार चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। बिहार के 243 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान दरअसल इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को पोलिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 1200 वोटर होंगे। एसआईआर के लिए जमीनी सतह पर काफी मेहनत की गई थी। पहली बार बूथ लेवल एजेंट को ट्रेनिंग दी गई है। बिहार का मॉडल पूरे मुल्क में लागू होगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा। राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा। और तो बिहार के दारुल हुकूमत पटना में आज एक तारीखी दिन रहा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना में मेट्रो के पहले मरहले ब्लू लाइन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आईएसबीटी यानी पाटलिपुत्र बस डिपो से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो के जरिए सफर किया, जो इससे पहले मरहले के अहम हिस्सों की नुमाइंदगी करता है। वज़ीर आला के मुताबिक मेट्रो की अवामी सर्विस 7 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है। मेट्रो की सहूलत सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी और किराया कम से कम 15 रुपए से शुरू होगा, ताकि हर शहरी इस जदीद सहूलत से फायदा उठा सके। तो एक तरफ पटना को आज मेट्रो की सौगात मिली और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इन दोनों मामलों को लेकर दरअसल खुर्शीद आलम मुंसिफ टीवी के सीनियर और नुमाइंदे वरिष्ठ चेहरे मुंसिफ टीवी की स्क्रीन पर अब जुड़ेंगे मेरे साथ। खुर्शीद आलम साहब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। जिस तारीख का इंतजार हमें था, आपको था, पॉलिटिकल पार्टीज को था, वो तारीख दरअसल आज हो गई। मुस्कुराते हुए लंबी पावर प्रेजेंटेशन के बाद ज्ञानेश कुमार ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया और आप और हम बात भी कर रहे थे कि 2 फेज में दरअसल चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाएगा चुनाव आयोग। 2 ही फेज में करवा रहा है जी। असल में देखिए, सिर्फ जेडीयू ने 1 फेज का डिमांड किया था। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है दिलीप जायसवाल ने निकलते वक्त मीडिया से कहा था कि हमने चुनाव आयोग को कहा है कि 1 या 2 फेज में, 2 पे उन्होंने जोर दिया था। और तो विपक्ष भी चाह रहा था कि 2 फेज में हो, कम से कम 2 फेज में इलेक्शन हो। आज इलेक्शन कमिश्नर ने एसआईआर पे बैकफायर ना हो
उस डैमेज कंट्रोल उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है उन्होंने। पहली बार इस बार 100% बूथों को की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी, जो पहले 50% थी। एक तो वो हो गया। दूसरे ये है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि नॉमिनेशन से पहले पहले जिन लोगों का नाम छूटा है वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो अब एतराज शायद बहुत कम रह जाए अपोजिशन के पास। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप ठीक कह रहे थे कि अमूमन जो स्टेट इलेक्शन के लिए जो मामला होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो छोटी होती है। इस बार इलेक्शन कमिश्नर ने वही मामला SIR पे जो बातें उठी थी उस पे लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, कई स्लाइड पेश किया। 35 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस, 32 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 32 मिनट कुछ सेकंड पे अनाउंस किया। अब इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद ये है कि इस बार जो खास बात नजर आ रही सहूलत के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको हाँ खुश आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है। ठीक, अब आइए जी, सुन पा रहा हूं मैं। जी। अपोजिशन का जो एतराज हुआ करता था कि बिल्कुल, अपोजिशन के एतराज को यहां पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जवाब देने की पूरी कोशिश की। दरअसल मैं तो खुर्शीद साहब ये सोच रहा था कि राहुल गांधी की जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वोट डिलीशन की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई थी, ज्ञानेश कुमार साहब ने नहीं आए थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद वहां के भी बहुत सारे जवाब दरअसल क्लियर कर दिए ज्ञानेश कुमार ने। जी हाँ जी कुछ आपने कहा नहीं सुन पाया। बिल्कुल, वेबकास्टिंग को लेकर जो बातचीत की गई 100% तरीके से होगी, लेकिन डेटा तो डिलीट 45 दिन में हो जाएगा खुर्शीद साहब, ये तो रहेगा ना साफ तौर पर। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास और हुकूमत के पास एक तो जवाब होगा ना कि 45 दिन तक तो है ना साहब आपके पास। राहुल गांधी ने यही कहा था कि 45 दिन क्यों, लेकिन 45 दिन को माना और उसके बाद फिर यही होगा कि आपके पास 45 दिन है, 45 दिन में आपके जो इतराजात हैं उनको आकर के आप उसको रफा करा लीजिए, देख लीजिए मामला। इस बार देखिए बहुत बारीकी से बहुत सी चीजें हुई। इलेक्शन कमीशन जब यहां आया तो अपोजिशन को इस बार बहुत संजीदगी से सुना और उनकी बात तकरीबन बात मान ली गई। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भाई ये 2 फेज में आपने इलेक्शन कराइए और जो लोग छूट गए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इंदिराज हो जाए उसकी कोशिश हो। तो 10 तारीख को जो नॉमिनेशन है फर्स्ट फेज का, उससे पहले यानी 9 तारीख तक लोग अपना नाम जोड़वा सकते हैं। अब लोगों को 1-8 महीने का और वक्त मिल गया। अच्छा, बहुत शॉर्ट पीरियड मिला इस बार। हाँ बिल्कुल, वक्त मिल गया। और जो एक अच्छी चीज लगी खुर्शीद भाई वो दरअसल ये थी कि 1200 से ज्यादा लोग अब एक बूथ पर नहीं होंगे, तो लंबी लाइनें नहीं लगेगी, लोगों के एक जाहिर तौर पर हौसला मिलेगा। और औसतन जो जिक्र किया वो 818 लोग एक बूथ पर, यानी कहीं 600 होंगे तो कहीं 1200 होंगे, तो औसतन 818। ये एक बड़ी सहूलत दरअसल बिहार की अवाम को दी है। हम भी अपील यही करेंगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे 6 और 11 को, और अपनी वोटिंग में जरूर शामिल हो। खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। बिहार में बीजेपी ने आज से समझाओ यात्रा का आगाज दरअसल कर दिया, जिसका मकसद होगा 1 करोड़ लोगों से मशवरे लिए जाएं और मुख्तलिफ तरीके इसमें रखे गए हैं। लोग अपनी राय सुझाव पेटियों में भी डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। यह मुहिम 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पार्टियों का यह कहना है कि यह मुहिम शहरियों को अपनी राय जाहिर करने का एक मौका देगी। तो बीजेपी इस मुहिम का आगाज कर चुकी है। इसके जरिए बिहार की तरक्की के लिए अहम इकदाम किए जाएंगे। मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा सुझाव मतदाता से सुझाव लेने हेतु हमारा सुझाव संग्रह अभियान की शुरुआत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने और शीर्षस्थ नेतृत्व ने फैसला लिया है कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास के लिए
और गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और किसान को कल्याण के लिए। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल सियासत तेज होती जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पर बड़ा सियासी हमला बोला है। किशनगंज के बिहारगंज में एक बड़ी अवामी रैली से वो खिताब कर रहे थे। बहादुरगंज जब वो पहुंचे रैली से खिताब कर रहे थे तो ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि आरजेडी ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। उनका कहना था कि आरजेडी ने उनकी पार्टी के 4 एमएलए को तोड़कर न सिर्फ उनके साथ बल्कि सीमांचल की अवाम के साथ उनकी भी बेइज्जती की। ओवैसी ने यह भी दावा किया है कि बिहार के 19% मुसलमान यादव के लीडर के सामने सर नहीं झुकाएंगे और उनकी पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में 24 नशिस्तें जीतकर उसका जवाब देगी। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे, मोदी जी आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। ये जनता की बदुआ बहुत बुरी होती है। गरीब को जब तुम धोखा देते ना, उसमें इतनी ताकत तो नहीं रहती कि तुम्हारे नजरों में नजर मिलाकर कभी कुछ बात बोल दे, मगर वो बोलता अल्लाह मैं मजलूम हूं, मेरे दिल का हाल तू जानता है। जिन जालिमों ने मुझे धोखा दिया अब तू उसको देख ले। अब अल्लाह देखेगा इंशाअल्लाह ताला, देखेंगे आप। 6 करोड़ लिए क्या तुम्हारे को बस हो गया? खबर में काम आएगा, औलाद को काम में आएगा। अरे ये जो गरीब लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़पते हैं, अस्पताल नहीं होने की बिना पर एक्सीडेंट होता तो दम तोड़ देते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं मिलती रोड के ऊपर। जो अपनी नई दुल्हनों को छोड़कर भारत के कोने कोने में चले जाते हैं शादी के 10-12 दिन के बाद। तुमको इनकी जज्बात की भी कदर नहीं रही। सीमांचल की जनता गरीब जरूर है और हो सकता है कि उनमें ज़कात निकालने की इतनी इस्तात भी ना हो, मगर सीमांचल की जनता ने सदक़े के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को और उन 4 गद्दारों को कामयाब किया था। भूखे रहकर जिस्म, जिनके बच्चों के जिस्म पर ईद के दिन कपड़े नहीं बनते, उन गरीब जनता ने हम सबको सदका देकर कामयाब किया। ये ज़मीर फरोश अपना ज़मीर किसी के गैरों की चौखट पर जाकर। बिहार के आरा सासाराम रोड पर रेलवे अंडरपास में पानी जमा होने के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मकामी लोगों ने सड़क को कई घंटों तक जाम कर दिया, जिसके बायस 4 किलोमीटर से ज्यादा तवील ट्रैफिक जाम लग गया और हजारों गाड़ियां फंस गई। मुजाहिरीन का कहना था कि अंडरपास में 5 से 6 फीट पानी जमा है, जिससे लोगों के साथ साथ स्कूली तलबा और मरीजों को सबसे ज्यादा दुश्वारी होती है। क्योंकि यहाँ पर सड़क से उतरे हुए हैं और यहाँ पर पास में बहुत 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है और 3 फीट पानी आने के चलते वहाँ से लोग को इलाके को आना ज्यादा मुश्किल हो गया है, आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमको लोग भी बुलाए, हम भी आए और यहाँ पर आने के बाद देखा कि स्थिति बहुत से खराब है। जिला पदाधिकारी महोदय से बात किया, सीओ साहब बोले कि हम उसको ठीक है इमीडिएटली ऊपर से बात करके उसको हम हटवाने का आश्वासन दिए हमको। कभी बरसात के दिनों में जाम हो जाता है, पानी लग जाता है, जमा होता है, उससे क्या दिक्कत होता है कि डिलीवरी वाले पेशेंट को दिक्कत होता है, बच्चे का स्कूली बच्चे नहीं जा पाते हैं और गाँव पे किसी भी व्यक्ति को बारिश के दिन में आदत है बारिश एक समाधान ये किया जा रहा है कि तुरंत हमने रेलवे इंजीनियर शुरुआत किया हुआ है, वो आधे घंटे में आ रहे हैं। यहाँ से जो अंडरपास में पानी लगा है उसको अभी हटा दिया जाएगा आधे से 1 घंटे में, लेकिन वो इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ जैसे ग्रामीण जैसा बता रही है, क्योंकि बगल में पानी इतना ज्यादा लगा है वो शिफ्ट करके फिर से उसमें पानी भर जा रहा है। इसलिए ग्रामीण जनता की डिमांड है कि हमको जो ओवरपास जो है उसको खाली कराया गया, जिसमें 2-3-4 टील लगा दिए गए हैं। उसके समाधान के लिए हमारे माननीय प्रमुख जो है हमारे माननीय साहब से बात
मधेपुरा जिले के पुरानी तहसील के ओरिया गांव में गुज़श्ता रोज आने वाले तूफान ने शदीद तबाही मचाई। इस कुदरती आफत में 2 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों घर तबाह हो गए। रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने मुतासिरा खानदानों से मुलाकात के दौरान मुतासरीन को फौरी मदद फराहम की। तकरीबन 300 खानदानों को फी खानदान 3000 रुपए दिए गए, जबकि जाँ बहक अफराद के अहल खाना को 10,000 रुपए की माली इमदाद दी गई। मुतल्लिका अफसरान से दरख्वास्त की गई कि तमाम मुतासिरा खानदानों को फौरी मुआवजा और रिलीफ फराहम करें। जिसको चुनाव में एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपया, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए करोड़ों अरबों रुपया होता है, मार्केटिंग करने के लिए टीवी को पैसा देने के लिए करोड़ों अरबों, और गरीब के लिए इन लोगों के जेब से क्यों नहीं निकलते। धरहर जमुनिया में अभी जितना बाढ़ आया, सब जगह पप्पू यादव को जाके मदद करना पड़ा, सरकार ने क्यों नहीं दी। हालात अच्छे नहीं है। अभी मैंने एसडीओ से बातचीत की है, डीएम से अभी हम बातचीत करेंगे, और आप भरोसा रखिए। हम मरर को भी बोले हैं, यहाँ सबको बोले हैं, अभी भाई जी हमको बोले परिजन को अभी 10,000 रुपया दिया गया, उसके बच्चे आएंगे तो हम देखेंगे उसकी बच्चों की क्या मदद मैं कर सकता हूँ। लेकिन खैरा गांव में कल से अभी तक किसी पदाधिकारी का नहीं आना, ये कितना खेरों में दोनों वार्ड में, ये क्या है। यहाँ गरीब लोग नहीं है, यहाँ सारे के सारे अमीर हैं। आप हमको बताइए। तो इसीलिए ये जो परिस्थिति है, इसमें हम लोगों को अभी पटना होना था, लेकिन मैंने कहा इतनी बड़ी घटना के बाद हम पहले यहाँ जाएं। तो हम सरकार से मांग करते हैं सभी परिवार को 1-1 लाख रुपया अविलंब दे, और 3 महीने का हर परिस्थिति में राशन दे, और जो लोग मृतक हैं, जो मृतक बने हैं, उसको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा दे, और सभी को इंदिरा आवास से घर बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको बिहार हुकूमत ने उर्दू मशावरती कमेटी के मुद्दतकार मुकम्मल होने के बाद इसे अस्तर-ए-नौ तश्कील दे दिया है। अस्तर-ए-नौ तश्कील शुदा कमेटी के चेयरमैन के तौर पर साबिक वजीर नौशाद आलम ने ओहदा संभाल लिया है। दरअसल बिहार हुकूमत ने दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू की तरक्की के सिलसिले में यह फैसला लिया है। कमेटी का मकसद रियासत में उर्दू के फ़रोग और सरकारी सतह पर इसके नफाज के हवाले से हुकूमत को तजावीज़ देना है। आपको बताते चलें कि इरशाद अली आज़ाद को 5वीं बार बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के लिए इरशाद अली आज़ाद को दूसरी बार चेयरमैन बनाया गया है। तो कैमूर जिले के दुर्गावती तहसील में शदीद बारिश और सैलाब से सैकड़ों एकड़ धान की फसल भी तबाह हो गई है। रामगढ़ के बीजेपी एमएलए अशोक सिंह ने मुतासिर इलाकों का दौरा करके किसानों को मुकम्मल मुआवजा दिलाने की यकीन दहानी कराई। एमएलए का साफ तौर पर यह कहना है हुकूमत हर हाल में किसानों को 100% मुआवजा देगी। खरीफ का फसल लगाया था। यह इलाका छोटे छोटे किसानों का इलाका है और फसल लगाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, और बिल्कुल फसल तैयार हो गई थी। फसल में कुछ करना नहीं था, लेकिन अचानक मोतिहारी के सुगोली में सेकैना नदी में पानी के सतह का खतरे के निशान के पार अब पहुंच चुका है। नदी के उफान की शिद्दत के बायस सुगोली थाने के अहाते में तकरीबन 2 फीट पानी दाखिल हो गया है और थाने के दफातर में भी पानी दाखिल हुआ है। पुलिस एहलकार मुश्किलात के बावजूद दफ्तरी उमूर अंजाम दे रहे हैं और इलाके के लोगों की मदद कर रहे हैं। थाना के पुलिस हम लोग आए तो कुछ थाना पे कुछ काम था, जल जमाव ज़्यादा हो गया है, पानी
सुबह से बढ़ ही रहा है, 2 फीट अभी और बढ़ गया है। सिकराना नदी में पानी ज़्यादा हो गया है, इस वजह से थाना के अंदर जा रहा है पानी। भागलपुर में वज़ीर आला खवातीन रोजगार स्कीम के तहत 62,000 खवातीन के खातों में बराह रास्त 10,000 रुपये की रकम मुंतकिल की गई। ये तीसरी किस्त है जो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना से डीबीटी के जरिए भेजी है। तकरीब के दौरान जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अब तक भागलपुर के 3.5 लाख खवातीन इस स्कीम से फायदा हासिल कर चुके हैं। उर्दू मशावरती कमेटी की मियाद पूरी होने के बाद असर नौ कमेटी को तश्कील दिया गया। नौशाद आलम के हवाले अब ये मशावरती कमेटी रहेगी। मजीद अपडेट के लिए नौशाद आलम हमारे नुमाइंदे मेरे साथ खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ चर्चा में दरअसल जुड़ चुके हैं। खुर्शीद आलम साहब से इस खबर पर मजीद अपडेट चाहूँगा। खुर्शीद साहब, उर्दू मशावरती कमेटी एक जिम्मेदार ये कमेटी है जो वाकई दूसरी जबान के तौर पर उर्दू की खिदमत को फरोग देने के लिए इस कमेटी को दरअसल बनाया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर के हवाले से आपके पास? रहीम, देखिए कई सालों के इंतजार के बाद जाते जाते उस सेंस में न कर, ये नहीं मेरा सेंस है कि हुकूमत जा रही है अब ना आएगी। ये आने वाले वक्त मुस्तकबिल के घेरे में है क्या होगा, लेकिन हुकूमत ने एकदम आखिरी वक्त में मुसलमानों को, उर्दू वालों को ऑब्लाइज करने के लिए ये कमेटी, उर्दू एडवाइजरी कमेटी का आज नोटिफिकेशन किया है और इसमें 15 मेंबर बनाए गए हैं। उर्दू एडवाइजरी कमेटी एक बड़ी कमेटी है। इस बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान है। इस जुबान के फरोग के लिए, जुबान के बेहतर नशोनुमा के लिए ये कमेटी काम करती है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े लोग, कलीम आजिज साहब, पद्मश्री कलीम आजिज साहब शोहरत याफ्ता, आलमी शोहरत याफ्ता शायर थे, वो भी इसके सदर रह चुके हैं। आज नौशाद आलम जो साबिक माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उनको इसका सदर बनाया गया है। बाकी उनके अलावा 14 मेंबर बनाए गए हैं। दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड को जो अभी मौजूदा चेयरमैन थे उनको ड्रॉप कर दिया गया। इनके पहले जो चेयरमैन थे इरशाद अली आजाद, उनको बनाया गया। और सुन्नी वक्फ बोर्ड में कमाल हो गया भाई, सिल्वर जुबली मनाने का मौका इरशादुल्लाह साहब को मिला है 25 सालों से। यानी जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, इरशादुल्लाह रहेंगे, ये इस पे मोहर लग गई आज। अच्छा, एक बड़ी चीज खुर्शीद साहब आपसे से समझना चाहूंगा, वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जो डेंट दरअसल जेडीयू को लगेगा उसको कम करने की सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है जो कि सबके समझ में आ रही। नहीं देखिए रहीम, ये वक्फ बोर्ड के बनने और ना बनने से तरमीमी बिल पे डेंट लगेगा और उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों के अंदर ये बात है। दूसरे एकदम साफ और वाज़ेह मैं आपको कह दूं कि इरशादुल्लाह साहब के खिलाफ लोगों के दिल में उनसे बहुत सी तकलीफ है, नाराजगी है। वक्फ बोर्ड में बड़े मामले हुए हैं। बिहार में सबसे बड़ा जो वक्फ है, सोगरा वक्फ स्टेट, उसमें बड़े पैमाने पर बड़े मामले सामने आए हैं। बिहार में सोगरा वक्फ स्टेट के पुराने मुतवल्ली अभी भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में केस लड़ रहे हैं। बिहार पटना में कुछ वक्फ स्टेट हैं जिनका मामला अभी भी वो मुतनाज़े है। इरशादुल्लाह साहब इस बार भी बने, उनको मुंसिफ टीवी की तरफ से मुबारकबाद, लेकिन उम्मीद है कि जितने एतराज़ात हैं उसको रफा करने की कोशिश करेंगे, मीडिया फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे। और ये हम लोग चाहेंगे कि इरशादुल्लाह साहब चार्ज लेके हम लोगों को बताएं कि उन्होंने गुज़श्ता 20 साल में क्या किया, आइंदा क्या करेंगे। पटना डिस्ट्रिक्ट औकाफ कमेटी में जिनको इन्होंने सदर बनाया, उन पे भी बहुत से मामला थे। हालांकि पार्टी ने ये तय किया था कि जो भी माइनॉरिटी सेल के जेडीयू के जिला अध्यक्ष है वही औकाफ कमेटी के जिला अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन इरशादुल्लाह साहब ने पिछले बार इसको सरपास करते हुए 2-4 जिलों में
माइनॉरिटी सेल के जेडीयू के जो सदर थे, अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष, उनको ना बना करके दूसरों को बना दिया। ये तो मामला है। शिया वक्फ बोर्ड का मामला ये था कि शिया वक्फ बोर्ड में इरशाद अली आजाद को जो जिम्मेदारी दी गई है, इरशाद अली आजाद जब गए तो जाते जाते उन पे बहुत सारे इल्जामात थे और कई इल्जाम तो ऐसे संगीन थे कि जिनका मामला बड़ा ये था, उसकी फाइल सीएम हाउस तक भी गई थी। लेकिन नीतीश कुमार की हुकूमत है, जेडीयू साथ है, बीजेपी साथ है, कुछ भी सरकार जिसके साथ है वो वही उसका दूल्हा होता है। किरदार की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार साहब इरशाद जारी करेंगे कि इरशाद आजाद साहब हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आरा के शाहबाद इलाके को कमिश्नरी बनाने की तहरीक एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। शाहबाद कमिश्नरी तामीर संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया है कि 7 अक्टूबर को आरा में पदयात्रा निकाली जाएगी। समिति के कन्वीनर ने यह भी बताया, गुज़श्ता 20 वर्षों से यह मुतालबा लगातार किया जा रहा है, मगर हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो की वजह से अब तक शाहबाद को कमिश्नरी का दर्जा नहीं मिल सका है। मुंसिफ बिहार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने मेजबान रहीम अहमद खान को इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।